बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में खामोशी सुनाई देती है, लेकिन ये खामोशी जो है ये किसी बड़े तूफ़ान का पेशखैमा भी तो हो सकती है। माजी करीब के अंदर जो हालात व वाक़यात दिखाई दे रहे थे, जिस हद से तेज़ियाँ दिखाई दे रही थी, क्या उसमें कोई ब्रेक लगी है या फिर अभी दम भरने को तैयार हैं और दम भरने के बाद फराटे भरती हुई ये जमहूरियत आगे बढ़ेगी या जमहूरियत के ऊपर ही सवालिया निशान लगा हुआ दिखाई देगा? ये पूरा प्रोसेस जो अदालती मंजरनामे से रिलेट था, जिसके लिए तमाम तर आदातो अतवार भी तब्दील किए गए और इस तेज़ रफ्तारी यानी बर्क रफ्तारी के साथ जिस तरीके से तरामीम की गई हैं, कानून साजियाँ की गई हैं, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? आज जो है वो मखसूस कमेटी जो थी आइनी बेंचेस को लेके, उसके हवाले से भी बातचीत थी। उसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे थे। आज उसका इजलास था। उस इजलास के अंदर ये फैसला किया गया है कि आइनी बेंचेस जो बनाए जाएंगे उसमें कम अज़ कम 5 जजेस ज़रूर शामिल होंगे। मजमूई तौर पर 7 जजेस हैं जिन्हें आइनी केसेस के लिए मुख्तस किया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से। उसमें अगर कोई केस लगेगा तो कम से कम 5 जजेस बैठ के उसके ऊपर फैसला देंगे और उस 5 जजेस के हवाले से जो फैसला किया जाना है वो मखसूस कमेटी फैसला करेगी जो आइनी बेंचेस के हवाले से है, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे। उनके अलावा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल होंगे और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा होंगी। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी इस महीने के आखिर में है। उसके जो फैसले हुए हैं उन फैसलों को तनाजुर में सिंध हाई कोर्ट में जो भर्तियां होनी है या वहां पर जो केसेस सुने जाएंगे उसके हवाले से भी बातचीत आने वाले दिनों में होगी। लेकिन रवाबित जो माजी करीब में थे, वो रवाबित में अगर तातुल देखने में आ रहा है तो वो तातुल किन बुनियादों के ऊपर है? बैकडोर डिप्लोमेसी के हवाले से बहुत सारी बातें चल रही हैं कि बहुत सारे लोगों का जो एक सेटअप है वो तश्कील पा चुका है कि जो रवाबित को आगे बढ़ाएगा, लेकिन उस रवाबित में हुकूमती किरदार क्या होगा, ये एक अहम सवाल है। और मौजूदा हालात में अगर नज़र दौड़ाएं तो नज़र बहुत कम जगहों पे जाके टिकती है, क्योंकि नज़र जो है वो ताहद्दे निगाह वाली तो रही नहीं, क्योंकि स्मॉग ने पाकिस्तान के अंदर डेरे डाल रखे हैं और ये स्मॉग, फॉग और स्मोक का इस तरीके का मुरक्कब बन चुका है कि जिसमें आपको करीब में खड़े भी अगर कोई गुफ्तो शुनीद कर रहा है तो आवाज़ें ही सिर्फ सुनाई देंगी। अशकाल की तरफ अगर आप जाना चाहेंगे तो आपको मुशाबहत कोई दिखाई दे सकती है, लेकिन क्लियर चेहरा नहीं दिखाई दे सकता। तो ये स्मॉग, इसने किस किस चीज़ के ऊपर असर डाल रखा है और ये स्मॉग पाकिस्तानी सियासत में किस हद तक इस वक्त मौजूए बहस बनी हुई है, इसी से बात का आगाज़ करेंगे। राना साहब, ये तमाम चीज़ें, ये स्मॉग छटेगी तो दिखाई देंगी, स्मॉग के हवाले से क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार खत्बे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, आपने बड़ी कमाल की बात की। स्मॉग तो ख़त्म नहीं हो रही। अब मैं बाइट से आया तो मगरब के बाद इस तरह लग रहा था कि मैं किसी बर्फ़ानी इलाके में हूँ कि धुंध ही धुंध है। अच्छा, मैं बड़ा खुश हुआ, धुंध है। मैंने कहा गाड़ी गड्डी के शीशे ला दो। वो जैसे ही शीशे उतरे, मेरा बेटा भी मेरे साथ था, तो हम सब का खांसी से और आंखों में जलन शिद्दत इख्तियार कर गई। तो मुझे मेरे साथ बैठे हुए अशरफ मजीद ने कहा कि भाईजान, ना तो तुसी जनेवा हो, ना तुसी इंग्लैंड हो, तो ना तुसी नार्वे हो। मैं कहा की मतलब? उन्हें कहा पाकिस्तान हो तो लाहौर शहर चो। बात यह है कि जिस सूबे की वजीर माहौलियात, पता कौन है? मरियम औरंगजेब साहब। किधर है वो? लंदन। आपको पता है क्या हम जिनकी उम्मत हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तालीमात क्या हैं? औरत का एहतराम और उसके बाद कभी भी अपने आने पे खड़े होने से मना फरमाते थे। ऐसे था ना? हमारे मुल्क में माहौलियात का ये आलम है कि लोगों का सांस घुट रहा है और आपने डरा दिया 5 साल उम्र कम हो गई है, सारी चीज़ें जो है वो हो गई है। दुकानें आप कह रहे हैं बंद कर दें, फैक्ट्रियां बंद कर दें, बसें बंद कर दें, फला सब कुछ बंद कर दें। वो चलना तो कुछ भी नहीं है। हमारी इस हालात में चले जी, वज़ीर आला साहब का गला ख़राब था, वो अपने ऑपरेशन के लिए चले गए। नवाज शरीफ साहब की सेहत ख़राब थी, यहाँ वो चेकअप के लिए चले गए। वज़ीर जो है माहौलियात, यहाँ का माहौल तो दुरुस्त कर जाती, वो दुरुस्त माहौल में बैठी हैं, हुक्मरान दुरुस्त माहौल में बैठे हैं और आपको, मुझे और इस कौम को, इस
स्मोक के हवाले किया हुआ है। किसी मुल्क में ऐसा हुआ है? बानी तहरीक इंसाफ अगर छुट्टी के रोज नथिया गली चले जाते थे या यूबिया चले जाते थे तो 17 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। और यहां पर आलम यह है कि आपकी वजीर माहौलियात पाकिस्तान से बाहर, और आपके चीफ सेक्रेटरी पाकिस्तान से बाहर, आपकी वजीर आला पाकिस्तान से बाहर, आपके दिलों के वजीर आजम पाकिस्तान से बाहर, आपके वैसे वजीर आजम पाकिस्तान से बाहर, आपके वजीर इत्तलात पाकिस्तान से बाहर, आपके डिप्टी वजीर आजम पाकिस्तान से बाहर। कौन है पाकिस्तान में जिसके पास बाहर जाने के पैसे नहीं है, जिसके पास बेचारे के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है? या वो है जिनके पास इतने पैसे हैं कि वो ठंडे इलाकों में चले गए जहां पे स्मोक का तस्वर नहीं है? कौन क्या है? आप पूछते हैं स्मोक का क्या हाल है? ये स्मोक जो है ना, ये मुझे भी, इस कौम को खा रही है। और हमारे हुक्मरान जो है ना, वो मजे ले रहे हैं। वो क्या कमाल यार, वो फुटेज आई है आपके लीडर की, 4 लोग खड़े होके नारे लगा रहे हैं, मियां तेरे जान सार 1 2 3 4। वो यार क्यों ऐसी फुटेज हम सोशल मीडिया पे लाते हैं यार? साथ ही तस्वीरें दे देते हैं, साथ बैठे हुए हैं। क्यों हम ऐसे हम क्यों करते हैं? हम कौम का मजाक उड़ा रहे हैं। स्मोक है यार, यहां पे आए, हर चीज है यहां पे आए, आगे इसका सद्दे बाब करें। मैं फिर कहता हूं, मोहसिन नकवी साहब ठीक थे, मसनूई बारिश करवाई उन्होंने, स्मोक का खात्मा किया उन्होंने। अल्लाह की कसम, कल एक मुस्लिम लीग नून का जुम्मेदार शख्स मेरे पास आया, उसने मुझे कहा, बेटा उसका साथ था, दामाद उसका साथ था। उसने कहा राना साहब सिर्फ रोन आया तेरे को, बाहर हो नहीं सकता। मैं कहा मेरे को क्यों रोन आया, मैं वजीर हाँ कोई। उन्हें कहा भाईजान साड़ी फैक्ट्रियां बंद कराती ने, साडा सारा कुछ बंद कराता, असी कितों खाना है? नून लीग के वजीर आपके पास है? वजीर नहीं था, वो एक जुम्मेदार था। अच्छा। तो नहीं, मेरे को क्यों नहीं आना, मेरे मुंह तक कुछ और लिखा है। नहीं तो मैंने कहा हुक्काम बाला के सामने क्यों नहीं रोते, अपनी पार्टी के सामने? कौन, किसकी जरूरत है? अच्छा, किसके सामने रोए? वजीर आला किधर है? उनके सामने रोना है ना। किधर है वजीर आला? फोन पे रब्ता कर ले। सदके जाओ, बहुत हिम्मत। इतने सामने रब्ते जरूरत नहीं है, तो फोन से रब्ते कर ली। क्यों नहीं ना बोलते यार? देखें अदब करते हैं ना। वजीर माहौलियात, अच्छा मुझे मेरा यही सवाल है, वजीर माहौलियात का बाहर क्या काम है? सरकारी अफसरान का बाहर का माहौल देखने गई है ना, वहाँ का माहौल देखने तो ले ना सारे ना जहाज पर है ना, की फ़र्क पैदा है? 2 चीज़ें जो है ना, 2 चीज़ें आपकी हुकूमत ने जो बड़ी अच्छी की हैं। एक कौम को ना स्मोक के हवाले करके, और दूसरा कौम को महंगाई के हवाले करके। टीवी पे देखें तो लगता है कि पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल महंगाई ख़त्म हो गई है। और आप जैसे मेरे जैसे, मैं अपने बीच में डाले तो नहीं, तो आप अपने भी ज़्यादा ले लेते हैं। एंकर बैठ के ना सुबह से लेकर शाम तक, जनाब महंगाई की जो शरह है ना, सिंगल डिजिटल पे आ गई। अच्छा, ये नहीं समझ आती वो महंगाई कौन सी है? दाल चना महंगा, दाल मसूर महंगी, मसर महंगे, काले चने महंगे, वाइट चने महंगे, चावल महंगे, उसके बाद चिकन महंगा, घी महंगा, चाय की पत्ती महंगी। मुझे कुछ चीज़ सस्ती बता दें, जो एक चीज़ सस्ती हो। 160 रुपये किलो आज, और मुझे तो इसलिए कि मुझे आज मैं खुद दुकान पे गया, 160 रुपये किलो सब्जी ली है। और सब्जी भी कौन सी? जो 25 रुपये किलो मिलती थी। सोचे में कौन सी हो सकती है? शलजम नहीं, शलजम और सोच लें, गोंगलू जिसे आप पंजाबी में कहते हैं। सर मैंने शलजम पहले शलजम कह दिया था, सॉरी मेरे जहन से निकल। 160 रुपये किलो। बात ही लगानी थी आपने, बात इसीलिए बात को तूल दिया आपने। 160 रुपये किलो, खुदा की कसम 160 रुपये किलो। इन्हें पता है कि एक मजदूर जो मजदूरी करता है, जो शख्स 30,000 तनख्वाह लेता है, जो 40,000 या 50,000 तनख्वाह लेता है, बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है, सब कुछ देना है। टीवी पे आप चलवा देते हैं, टीवी पे आप हमें लेक्चर करवा देते हैं, हर चीज सस्ती होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। लेकिन आलम यह है कि महंगाई इंतहा को है। आपने अदरक खरीदा? अदरक खरीदा? मेरे को 1,000 रुपया नहीं सीखा। अच्छा, जहाँ से फिर आप खरीद रहे थे वहाँ पे फिर कोई 100-200 सस्ता ही है? नहीं, मैं 1,000 रुपया तो नहीं था, 1,000 से ऊपर हो अदरक है ना, क्या करें?
लेकिन महंगाई नहीं है, मत कहिएगा महंगाई है। और ये बार मौसम ये स्मोक नहीं है, बादल नीचे लेके आए। ना 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 ना, इन्होंने कहा लोग स्मोकिंग करते थे ना, पैसों से खरीदते थे सिगरेट, ठीक है, तो वो सिगरेट जो है ना हम इनको मुफ्त दें। वो जो अंदर जाके सिगरेट का धुआं आपका अंदर जिगर खराब करता था, गुर्दे खराब करते थे, सब कुछ खराब करता था, उनका हम क्यों ये पैसों का ले, हम फ्री इनको दें। वो फ्री हमें दे रहे हैं, फ्री पूरी कौम को दे रहे हैं, उस 5 साल के बच्चे को भी दे रहे हैं, उस 3 साल के बच्चे को भी दे रहे हैं, जिसने शायद जिसको भी उसका नाम भी नहीं पता होगा। बर्बाद कर दिया यार, खुदा की कसम। और हम यहां बैठ के तारीफें करते हैं, हम यहां बैठ के तारीफों के पुल मान देते हैं। हम यहां पे मैं आज 3 टीवी पर टॉक शो देख के आया हूं, किसी एक ने स्मोक का जिक्र नहीं किया। पहले क्या जिक्र हो रहा था, तहरीक का ऐलान किस दिन होगा, वहां पे फलां क्या होगा, अगला कह रहा फलां वहां पे फलां क्या होगा, एक और कह रहा अच्छा जी हूं ताड़ी अंदर को गल चल रही है। ये बातें हो रही, असल इशू जो आवाम का है, आगे था आप कहते थे स्मोक लाहौर में है, यही कहते थे ना जी। अब आपके फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, बाकी शहरों में जिस जगह पता कर रहे, अब पेशावर चले वहां पे तो स्वाबी में बारिश हो गई ना, तो जहां जहां पूछ रहे हैं ना वो कह रहे हैं भाई जी बड़ा ही बुरा हाल है। 12 बजे से पहले मोटरवे नहीं खुलती, और जब खुलती है मोटरवे तो अभी मंजिल तक नहीं पहुंचते तो बंद भी हो जाती है। आज मोटरवे खुली ना तो वो गुजरांवाला से FIA की टीम जा रही थी फैसलाबाद, तो ये हाफिजाबाद के करीब वो डिवाइडर को जा लगी है गाड़ी। अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे जी। लेकिन मुझे सब इस सवाल का जवाब चाहिए कि हमारे चले वज़ीर आला चले गई कोई बात नहीं, नवाज शरीफ चले गए कोई बात नहीं, सरकारी अफसरान और वज़ीर माहौलियात क्यों गई? यहां पे काम था ना यार, यहां पे इस वक्त में उनका काम था। निकलती सड़कों पे पता चलता, बंद कराते उन तमाम चीजों को जिन्हें बंद करवाना चाहिए था। 50 फन्नसें बंद करवाती जो सियासतदानों की थी, खरीदती जाके दुकानदारों से चीजें, उन्हें भी पता चलता प्राइस कंट्रोल कमेटियां क्या है, कहां पे क्या चीज बिक रही है, कितने में बिक रही है, कितने में नहीं बिक रही। ये कहते धुआं छोड़ती गाड़ियां, ओए इतने तो पूरा पाकिस्तान धुआं छड़ा पे कहा जी, सब 700 गाड़ियां जी पकड़ ली हैं जी धुआं छोड़, 700 गाड़ियां 200 गाड़ियां या वो पकड़ लेंगे, वो सारा कुछ कर लेंगे। मैंने जिसको वोट दिया है, जिससे मैंने अपना वजीर मुंतब किया है, वो 45 का है या 47 का, ये इशू नहीं है। आपने वोट दिया जी? आप तो कहते थे मैंने इनको वोट ही नहीं दिया। मैं कि है ना, ये भी मैं कहना कि वोट मैंने जिसको दिया मैं आपको भी क्यों बताऊं। नहीं तो ये जो वज़ीर माहौलियात हैं ये वोट के बगैर आई हैं। तो फिर सर वोट वाली बात ही नहीं बनती। तो बात ये है कि स्मोक, आपको मुबारक हो बहुत, मैं इस कौम को जी मुबारक हो, आप पूरी कौम को, कि आपकी वज़ीर माहौलियात जो हैं वो इस वक्त अच्छे माहौल में है, बेहतरीन माहौल में है, और आपको मुबारक हो। और आप डटे रहें। सिगरेट पीने वालों के लिए फ्री सिगरेट हो गए हैं, जो नहीं पीते उन्हें आदी किया जा रहा है, उनके अंदर का जो जिस्मानी माहौल है वो बनाया जा रहा है, उनके जिस्म के अंदर जो है ना वो इतने जरासीम भेजे जा रहे हैं ताकि उसको आने वाले वक्त में कोई जरासीम जो है कुछ ना कर सके। मुबारक हो आपको, आपको सस्ता तरीन दौर मुबारक हो। वो सस्ता तरीन दौर जिसमें शलजम भी 160 रुपए किलो है, 1100 रुपए से जायद अदरक है, इसी तरह है ना जी। और कल अनार में लेने चला गया, बेगम ने कह दिया, मैंने कहा बेगम को खुश कर दे, अनार लेने चला गया, 900 रुपए किलो अनार मिला। उसके बाद तो बंदा बेगम की शक्ल देखना गुवारा नहीं करता। ये आपके लिए थोड़े दिनों की आसानी पैदा हुई ना। फिर एक ब्रेक लेते हैं, बाद सियासी मंजरनामे बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली क्या होगी? एक जलसे के बाद जो प्लान अगला तरतीब दिया गया
उसमें जलसों के हवाले से जो हिकमत अमली तरतीब दी गई थी उसी को देखते हुए सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी इस वक्त एक दरख्वास्त है कि जलसे की इजाज़त अगर नहीं दी जानी तो किन बुनियादों पे नहीं दी जानी, और अगर दी जाती है तो किन बुनियादों पे दी जाएगी। ये जलसों का जो तसलसल है, क्या ये एक बड़ी तहरीक के अंदर तब्दील हो पाएगा? और दूसरी, किसी सियासी जमात के साथ अगर बॉन्डिंग मजबूत करनी है तो किन शराइत की बुनियाद के ऊपर होगी और उसके लिए रवाबित क्या हो रहे हैं? और उसी पे अगर माजी की रिटेलिएशन देखने में आती है और हुकूमत इन्हें रोकने की कोशिश करती है, फिर दफ़ा 144 का नफाज किया जाता है या फिर गिरफ्तारी अमल में लाई जाती हैं, तो उसके लिए मुतबादिल प्लान क्या तरतीब दिया गया? माजी से सीख के मुस्तकबिल के लिए जो हिकमत अमली को तरतीब देना, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। और ये आर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता माजी करीब के अंदर सीखती हुई आ रही है, तो उसमें से कितना कुंदन बन के निकली है, इसी भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर वलीद इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया। वलीद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वलीद इकबाल साहब, गंडापुर साहब ने जो बात की है कि हम अब निकलेंगे तो घर पे बता के निकलेंगे, अब माजी से सीखते हुए मुस्तकबिल के इस हाल में जब आपने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया है, प्लानिंग में तब्दीली क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं राना सनाउल्लाह साहब की इस बयान जो आपने दिखाया है उसको मुखातिब कर लूँ, फिर मैं आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ। ये हमारे कॉलीग और पार्टी के जो एक रुकन हैं सेनेटर एजाज चौधरी साहब, ये जब राना साहब होते थे पंजाब के वजीर कानून पिछले किसी दौर में, तो इन्होंने उनका उर्फ आम जो रख दिया था वो था वजीर दहशतगर्दी। तो ये इनकी बातों से आजकल काफ़ी ज़्यादा ये महसूस हो रहा है कि सेनेटर एजाज चौधरी साहब, अल्लाह उनकी मुश्किल को आसान करे, जो है वो उनके बारे में सही जो है उनको गर्दानते रहे और उनको ये जो खिताब दिया उन्होंने या जो उर्फ आम दिया वो बिल्कुल सादिक आता है उन पर। हमारी हिकमत अमली जी जो भी है वो मैं वाज़े कर दूं, जितनी ज़्यादा मरतबा वाज़े किया जा सकता है मैं करूँगा कि वो यही है कि वो कानून और आइन के मुताबिक होगी। और कानून और आइन की अलावा जो एक सुर्खी जो है ये आपके जो गड्डापुर साहब की आपने क्लिप दिखाई वो उसमें पाई जाती है कि इमरान खान साहब की रिहाई, उनके अलावा हमारे जो बहुत से और कारकुनान हैं जो नाजायज़ जो हैं तहवील में हैं उनकी भी रिहाई, और उसके अलावा कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती, क्योंकि उसका पाकिस्तान की तारीख में शायद कभी इतना फुकदान नहीं पाया गया जितना हम इस दौर में देख रहे हैं। और ये ऐसा दौर है जो अपने आप को आईनी या जमहूरी दौर कहला रहा है। आमरियत तो आमरियत होती है, लेकिन बहरहाल ये, और उसके अलावा एक और अहम उसका सतून जो है वो अदलिया की आज़ादी भी है, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी जो है वारदात हुई है, जो बहुत बड़ी शबखून मारी गई है 26वीं तरमीम के ज़रिए, जिसके दुनिया भर के अंदर चर्चे का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि चर्चे इस तरह से हुए हैं कि दुनिया भर के माहिरीन कानून और आइन जो हैं और सर फहरिस्त अक़वाम मुत्तहिदा, फिर ICJ और सब ने कहा है कि जी ये जो जिस तरीके से अदलिया की आज़ादी को जो है वो अदलिया को मातहती में एक तरह से इंतज़ामिया ले आई है, ये किसी जायज़ और किसी महज़ब जमहूरी निज़ाम का जो है इस तरह से तरीक़ाकार नहीं होता। तो ये सारे हमारे जो हैं अहदाफ हैं, उसका जो हिकमत अमली है उनको हासिल करने के लिए उसमें वंस अगेन जिस तरह आइन में वादा है पुरअमन और गैर मुसल्लह एहतजाज का, एहतजाज का लफ्ज़ नहीं सॉरी, पुरअमन और गैर मुसल्लह इज्तिमा, पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ये असेंबली का जो राइट है वो हम जो है हम जो आइन में वादा और गारंटी है उसको बरूए कार लाएंगे एक। और उसके अलावा मिर्ज़ा गालिब का शेर मेरे ख्याल में वो भी यहाँ पे मौजू होगा कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। तो बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि अब तो इतना कुछ सह लिया है तो मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई वाला जो है सिलसिला है। और गंडापुर साहब ने तो खूब उसको अपने तरीके से, उनका अपना हर एक का अपनी तबीयत अपना अंदाज़े बयान होता है। उन्होंने यही कहा कि अब मैयतें आएंगी, अगर नहीं आती तो हमारे नमाज जनाजा पढ़ लिए जाएं। सो यस, बट वंस अगेन जो एक सियासी जमात की जद्दोजहद होती है पुरअमन और गैर मुसल्लह, हम एक सियासी जमात हैं, हमारी तारीख में कोई बोरीबंद लाशें या भत्ताखोरी ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह हमसे कहा जाता है कि जी ये दहशतगर्द जमात है या क्या है और क्या है, और हर किस्म के इल्ज़ाम लगते हैं। और ये जो तहवील में हैं या जो कैद में है इमरान खान साहब, उस पर भी अक़वाम मुत्तहिदा तो काफ़ी महीने पहले जुलाई से अपनी अक़वाम मुत्तहिदा की जो ये आर्बिट्री डिटेंशन और अरेस्ट वाली जो कमेटी है जिनीवा में, उन्होंने अपना बड़ा तफसीली जो है ओपिनियन दिया है।
सो इसके लिए जद्दोजहद करना कोई इसमें ऐसी गैर मामूली बात नहीं है। ये सारे मामलात ऐसे हैं जिसके लिए दरकार है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने उसकी भी निशानदेही की, थोड़ी सी और मैं उसकी वजाहत कर देता हूं। हम बिल्कुल दीगर सियासी जमातों से जो हमारे हम ख्याल हैं इस मामले पर, और अभी आप खुद ही देख रहे हैं कि किन किन ने पटिशनें भी कर दी हैं 26वीं तरमीम के खिलाफ। जमात इस्लामी ने कर दी है, BNP जो है मैगल साहब वाली पार्टी, उन्होंने कर दी है, उसके अलावा वकला की तंजीमें जो है उन्होंने कर दी हैं। तो हम हर मकतब फ़िक्र को और सियासी जमात को भी इसमें साथ शामिल करेंगे जो हमारे हम ख्याल हैं। बिकॉज ये जो सूरत हाल इस मुल्क में इस वक्त पाई जा रही है, और आपने एक और बात जो की है कि जी दफ़ा 144 और वो सब कुछ का लगाया जाना, ये जो एक सियासी पॉलिटिकल अपार्थाइड है, ये एक तरह की जो ये इम्तियाजी सलूक है, ये सेक्शन 44 उसी वक्त लगता है जब PTI कोई चीज़ कर रही होती है। कैद और आंसू गैस और बंदूकें और ये गोलियां और जिंदान और ये कोड़े, खैर अब तो कोड़े को अपना वो कानून, उसका कानून जो है उसको मनसूख कर दिया गया है। लेकिन बहरहाल जो आज की तशबीह में पूरे उतरते हैं, ये लोगों के घरों पे हमले, पुलिस जिसका काम है लोगों के जानो माल का हिफाजत करना, वो लोगों के माल को लूटती हैं, वो लोगों के माल को तबाह बर्बाद करती हैं, लोगों के घरों के तकद्दस को पामाल करती हैं। कहाँ तक हम पहुंच गए हैं? इस पे एहतजाज ना करें तो क्या करें, आप बताएं मुझे। अच्छा वलीद इकबाल साहब, सारी दुनिया देख रही है और हक्का बक्का है दुनिया। वलीद इकबाल साहब, लोगों को बड़ी तवक्को थी कि स्वाबी के जलसे में ये कहा जाएगा कि चलो लॉन्ग मार्च की करें। पहले यह कहा गया कि स्वाबी का जलसा बड़ी तैयारी से, जलसे से पहले फी रुकने असम्बली को 4000 5000, फिर आहिस्ता आहिस्ता 50 पे लास्ट आ गई। तो ये जो फाइनल कॉल है, ये भी फाइनल कॉल इसी स्वाबी के जलसे की तरह होगी? तवक्को है कि इसी हफ्ते होगी, अगले हफ्ते होगी, या फिर नवंबर के बाद होगी? क्योंकि अब कारकुन तो बेइंतहा इस मामले में मायूस भी है, सोशल मीडिया पे आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। जाहिर है जी, कारकुनों को एक उम्मीद है, एक तवक्को है, और वो कारकुनों की हद तक नहीं है। वो मैं तो आपको अपना मुशाहिदा बता देता हूं, क्योंकि मैं अपनी सियासत और अपने जो प्रोफेशन है दोनों के हवाले से काफ़ी ट्रैवल करता हूं, और पाकिस्तान के अंदर और बाहर भी, और पाकिस्तान के लोगों से भी इंटरेक्शन होती है। तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की हमारे कारकुनान के अलावा जो अवाम उन्नास है, उन सबको एक उम्मीद और एक तवक्को है कि जो उनके महबूब लीडर हैं, जो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, और ये अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में उनकी मकबूलियत जो है वो किसी और लीडर जो पाकिस्तान के क़याम के बाद जो है, ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान में जब ये जो अडल्ट फ्रेंचाइज पे आम इंतखाब वाला सिलसिला है जो कि 1970 के बाद शुरू हुआ है, उसमें इतनी वसी पैमाने पर उनकी पॉपुलैरिटी जो है ऐसे किसी लीडर की नहीं हुई। और अगर हुई पहले तो वो ज़्यादातर एक तबके तक या गरीब तबके तक महदूद रही, मिडिल क्लास या ऊपर तक नहीं गई। ये अक्रॉस क्लासेस है। तो मायूसी तो और नाउमीदी इस तरह की महसूस होती है कि जी इस शख्स को क्यों अभी तक इस तरह से कैद रखा हुआ है, और क्यों जो है इसको जारी रहने दिया जाए। और ऑफ कोर्स लोग चाहते हैं कि जितना जल्द अज जल्द ये हो सके, और तो इसलिए ये मायूसी जो है ये हो। मैं इसका यही गैस कर सकता हूं। मैं हर एक के बिहाफ पे तो नहीं कह सकता कौन क्यों मायूस है, लेकिन मेरे नज़दीक यही उसकी वजह है। और आपके इस मखसूस सवाल का जवाब ये है कि स्वाबी के जलसे का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं भी पार्टी की मीटिंग्स में, और वो फिजिकल हो वर्चुअल हो, शिरकत करता रहा हूँ इस तक जो इससे चंद दिन पहले तक। तो इसमें यही हतमी फैसला था। उसके पहले उस दिन नहीं हुआ, उससे 2-3-4 दिन पहले तक ये बात वाज़ेह हो गई हुई थी कि इसमें आगे की हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। इसने एक जलसा ही होना था, इसने किसी लॉन्ग मार्च में कन्वर्ट नहीं होना था। ऑल्दो शायद लोग ये समझ रहे हों कि जी बस हम जिस तरह से भी करें अभी सारा जो है सिलसिला उसको आगे बढ़ाएं, और अभी किसी तरह से कोशिश करें कि जी बस रातों रात इमरान खान साहब रिहा हो जाएं। जद्दोजहद तो करनी पड़ती है ना जी, शॉर्टकट्स तो नहीं होती। तो वो जारी रहेगा नवंबर के बाद नहीं। ये गंडापुर साहब ने जब ऐलान कर दिया है कि हतमी कॉल या फाइनल कॉल जो भी उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो नवंबर ही के महीने में आएगी। तो आज जब 11 तारीख है, अब कितने 19 दिन रह गए हैं, नहीं सॉरी, के मुकम्मल होने में, जी 19 दिन। बस इन्हीं दिनों में जो है वो आगे की कॉल
जी 19 दिन रह गए, तो वो इसी में होगी जी। अच्छा वलीद साहब, एक बाद नज़र में तासुर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो कंप्रोमाइज्ड है। दूसरी बात यह है कि जलसों के हवाले से जब बात होती है तो कहा जाता है कि पंजाब के अंदर अगर आप छोटा भी जलसा कर लें ना तो उसका इम्पैक्ट खैबर पख्तूनख्वा के बड़े से बड़े जलसे से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी या यहाँ पे मज़ाहमत और तरह की है, वहाँ पे मज़ाहमत और तरह की नहीं है। अब इसमें ये जो कंप्रोमाइज्ड क़यादत के बारे में एक छाप पड़ती जा रही है, उस पर आप क्या राय रखते हैं कि जिस पे जो माजी के आपके रफ़का थे वो भी एतराज़ात करते हुए दिखाई देते हैं कि ये इम्पोर्टेड लोग हैं जो पार्टी के अंदर आ चुके हैं? देखिए, ये एक माशरती अलूम या इक़्तिसादियात की एक इस्तिलाह है जो आप कह रहे हैं ना कि वो साबिका जो पार्टी की क़यादत है जो अब पार्टी में नहीं है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके और दूसरी पार्टियों में जो है शरीक हुए या शामिल हुए और फिर कईयों ने इलेक्शन भी लड़े, वो कौन होते हैं हमें बताने वाले? नहीं, इनमें वो लोग वलीद साहब, इनमें वो लोग जो किसी और पार्टी में नहीं गए, उनकी वो वापसी के लिए कोशिश है वो। लेकिन जी मैं अर्ज जो करना चाह रहा हूं, जो मैंने इस्तिलाह का हवाला देना था वो हैव्स और हैव नॉट्स वाली है। जो हैव नॉट्स हैं, ये मैंने कहा ना माशरती अलूम की या इक़्तिसादियात की ये इस्तिलाह है। हैव नॉट्स का तो हमेशा ही शिकायत होती है कि जी ये हैव्स जो हैं, यानी कि जिनके पास कुछ नहीं है वो हमेशा तनकीद ही करेंगे जिनके पास कुछ है। इस केस में जिनके पास कोई ओहदे हैं, जिनके पास कोई जिम्मेदारियां हैं, और ये तो अपना जान बचा के इधर हो गए हुए हैं, ये चले नहीं भी दूसरी पार्टियों में गए तो वापसी करना चाह रहे हैं। जो क़यादत है आप अंदाजा करें किस किस पे कितने कितने केस हैं। उमर अयूब मिसाल के तौर पे जो लीडर हैं ऑफ द ऑपोजिशन, वो कितने कितने एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में कहां कहां बेलें लेने के लिए और पेशियां भुगताने के लिए, कभी फैसलाबाद, कभी सरगोदा, कभी रावलपिंडी, कभी लाहौर, कहां कहां गए होते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज की क्या बात है? आप देखिए उनके ऊपर किस किस्म के हर तरफ से रियासत ने जुल्म ढाए हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल में ज्यादा उसका जो उसकी वजह है, और ये ज्यादा प्रोपेगेंडा भी है। वजह मैं कह रहा हूं, ये जो आप तनकीद जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, ये हैव्स और हैव नॉट्स वाली है। और ये जो सिलसिला जो और भी इसके अलावा और भी बहुत से इस तरह के लोग इल्जाम लगाते हैं कि जी कॉम्प्रोमाइज्ड का तो एक आपने कहा ना, लोग कहते हैं जी डिवाइडेड है, एक कोई ये कह रहा है, एक हिस्सा ग्रुप, दूसरा ग्रुप ये कह रहा है। ये सियासी जमातों में इस तरह के इनके खिलाफ प्रोपेगेंडे हमेशा होते रहते हैं। असल चीज ये है कि चेयरमैन इमरान खान और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की बहुत बड़ी अवाम की अक्सरियत जो है, उसके अंदर जो एक यूनिटी है उनकी पॉपुलैरिटी की और उनकी सपोर्ट की, वो कभी तकसीम नहीं हुई, और वो ना अब बल्कि और मैं तो समझता हूं कि हर गुजरते दिन के साथ और बढ़ती जा रही है। तो मुझे ख्याल यही है, और मैं अपने दिल में ये यकीन रखता हूं कि ये मुहिम, ये तहरीक जिसमें और सियासी जमातें भी जो हैं वो हम ख्याल हमारी वो साथ शामिल होंगी, ये जो है इंशाअल्लाह रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। मौलाना साहब के साथ फाइनल कोई बातचीत चल रही है? इस मौके पर या आज या यहाँ या हेयर एंड नाउ के बारे में तो मैं नहीं जानता। नॉर्मली मौलाना के साथ जब हमारी कोई गुफ्तगू या मुलाकातें या इस तरह की मामलात हुए हैं तो वो कोई खुफिया नहीं थे, वो मंजर आम पे ही थे। मैंने हाल ही में तो ऐसी बात भी नहीं कोई सुनी, लेकिन एक हद तक, एक पॉइंट तक उन्होंने अच्छा किरदार अदा किया था। जो 26वीं तरमीम जो अपने असल शक्ल में जो गवर्नमेंट ने रातों रात अंधेरे में और बगैर किसी को दिखाए बताए कोशिश की करने की, उसमें वो खड़े हो गए। वहाँ उस दौरान हम उनके साथ काफ़ी हमारी गुफ्तो शुनीद थी भी, और हमने उनको दाद भी दी और उनकी बात, उनके स्टैंड को काबिल तहसीन भी समझा। लेकिन बदकिस्मती से हालांकि उनकी कोशिश की वजह से बहुत सी इसमें से शिकें निकल गईं, जो कि बहुत ही मैं समझता हूँ, खैर तबाही और बर्बादी तो हमारे आइन के जो ढांचा है उसकी हो चुकी हुई है इस 26वीं तरमीम से भी, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी तबाही जो थी उसको उन्होंने होने से जो है रोका अपने स्टैंड की वजह से। तो वो बात मैं अभी भी समझता हूँ काबिल तहसीन है। लेकिन ये भी जिस रूप में मंजूर हुई, अगर बेहतर होता उसका साथ ना देते, लेकिन अभी भी अगर वो नजर सानी करें और हमारे साथ शामिल होना चाहें हमारी तहरीक में, तो हम क्यों इनकार करेंगे, जहां तक वो हमारे हम ख्याल हैं। और वैसे इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ज्यादा मौकों पे, मतलब 10 में से 9 में वो हमारे हम ख्याल ही रहे हैं। शायद 1% या 10% में
कुछ उनका रहा सिलसिला कुछ और जो जिसके नताइज ऐसे हुए जो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन इसका ये मैं कतई तौर पे इसको रूल आउट नहीं करूंगा बिल्कुल। लेकिन आज या यहाँ मैं किसी मौजूदा गुफ्तगू या मुज़ाकरात के बारे में मेरा नॉलेज कोई नहीं है और मेरी इत्तला मौजूदा मुज़ाकरात के बारे में कोई इल्म नहीं है। और माजी करीब आगे का दरवाजा कोई बंद नहीं है, आगे का दरवाजा बंद नहीं है, आगे का दरवाजा बंद नहीं है। और अगर वो तहरीक में शामिल होना चाहते हैं तो उनको वेलकम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सेनेटर वल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। माजी करीब में एक वफाकी काबीना का इजलास हुआ था कुछ दिन पहले, जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। उसी इजलास में जब 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला हो चुका, उसके बाद कानून साजी वाला भी मामला हो चुका, तो वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा कि जो हम अपने पिछले प्रोग्राम के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि अब बाकी दोस्तों को भी काबीना में आने का मौका देना चाहिए, या वो वक्त आ गया है कि बाकी दोस्तों को भी काबीना में शामिल किया जाए। बादी नज़र में हमारा तासुर में ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शायद इसमें शामिल किया जाना है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसी किसी भी बात की तायद नहीं की गई। उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बतौर इत्तेहादी, और अगर वो खुद को इत्तेहादी नहीं भी समझते और वो ये समझते हैं कि हम हुकूमती सेटअप का हिस्सा नहीं है, तो वो हुकूमती कारकर्दगी को किस नज़र से देखते हैं? या मौजूदा कारकर्दगी में अगर कोई बदलाव लाया जाता है और उसके लिए सिफारिशात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तलब की जाती हैं, तो उनकी सिफारिशात किस नौइयत की होंगी? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी वस्ती पंजाब के सैयद हसन मुर्तज़ा साहब ने। हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसन मुर्तज़ा साहब, अगर देखा जाए इस वक्त, तो सबसे पहले बात ये स्मॉग के हवाले से कर लेते हैं। आपके इलाके में या इधर लाहौर में देख लें या कुर्बो जवार के शहरों में देख लें, इस पे हुकूमती बयानात पहले और फिर हुकूमती इकदामात बाद में, इस सब को आप तसल्ली बख्श समझते? देखिए, ये हाँ या ना में तो इन चीजों का जवाब नहीं दिया जा सकता। आपने एक चीज पूछी है कि आप किन किन चीजों में समझते हैं कि हुकूमत बेहतरी कर रही है, किन चीजों में हुकूमत जो है वो संजीदा नहीं नजर आती, या पीपल्स पार्टी या उसके इत्तेहादी जो है वो उनके साथ किन चीजों में खड़े होते हैं। तो हम तो 1% भी उनके साथ एग्री नहीं करते। हम समझते हैं कि इस हालत में कौम को छोड़कर और एनवायरमेंटल मिनिस्टर जो है उसका बाहर चले जाना ये इंतहाई तकलीफ दे है। उनको यहाँ रहना चाहिए था, उन्हें यहाँ के हालात देखने चाहिए थे। उन्होंने जो तकरीर फरमाई असेंबली के अंदर कि हमने एक लेटर लिख दिया है हिंदुस्तान की हुकूमत को और ये हो गया वो हो गया, समझ से बालातर है कि जो 2000 पॉइंट पे पहुंचा हुआ मुल्क है वो एक 400 वाले पॉइंट्स वाले हमसाए मुल्क को लेटर लिख रहा है कि आपकी वजह से आलूदगी जो है उसमें इजाफा हो रहा है। तो इंतहाई गैर संजीदा इकदामात हैं। पिछली एक दहाई से, या मेरा ख्याल है एक दहाई से भी ज्यादा, पाकिस्तान इस अजाब में मुब्तला है और आज तक किसी भी हुकूमत ने, और चाहे ये हुकूमत हो चाहे इससे पीछे वाली हुकूमत हो चाहे उससे पीछे वाली हुकूमत हो, किसी ने कोई इकदाम नहीं किए और कौम जो है वो एक अजाब से गुजर रही है। हमारी उसी रफ्तार में आज भी जो गाड़ियां हैं वो चल रही हैं। किसी ने नहीं कहा कि ई टेक्नोलॉजी की तरफ हम चले जाएं, किसी ने नहीं सोचा कि हम इंडस्ट्री पे को थोड़ा सा ध्यान दें जो उनकी वजह से आलूदगी है। भट्ठे चल रहे हैं, घरों में गैस इस्तेमाल हो रही है, हर चीज वैसी की वैसी है और पता नहीं कहाँ पे एनवायरनमेंट ठीक होने के दावे किए जा रहे हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, वज़ीर आला तो समझ लगी कि उनकी गले का मसला था, वो चलेंगी इलाज के लिए। वज़ीर माहौलियात, आपने दुरुस्त कहा कि उनका जाना नहीं बनता था। अब जो पीछे वज़ीर हैं, जो पीछे वज़रा बैठे हैं, आपको उनमें से किसी को नज़र आया कि जो इस पर सद्दे बाप के लिए कुछ कर सके? और दूसरा, आपने एक लेटर की बात की, तो क्या वो लेटर लिखा गया है? मेरा नहीं ख्याल जी, लेटर किस बुनियाद पे लिखना है, लेटर में क्या लिखना चाहते हैं वो?
या हिंदुस्तान से वो क्या चाहते हैं स्मोक के हवाले से? तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि वहां पे दिल्ली का जो दूसरे नंबर पे ज्यादा आलूदा शहर है, उसमें तो 400 पॉइंट्स के साथ वो दूसरे नंबर पे है, और हम 2000 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे है। उनको हमने किस चीज का लेटर लिखना है? समझ से बालातर है। ये चीजें जो है मेरा ख्याल है ये अवाम को धोखा देने के लिए काफी है कि उनको हम एक लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे तो, मैं कहता हूं जो हमारे अपने मुल्क के अंदर है, क्या मुझे कोई हुकूमत बता सकती है कि उसने कितनी गाड़ियां जो है उनको ई टेक्नोलॉजी पे लेके गए? कितनी गाड़ियां गई हैं? मुझे कोई हुकूमत बता सकती है? क्या सब्सिडी दे रहे हैं वो नौजवानों को या वो मोटरसाइकिल वालों को कि वो इस टेक्नोलॉजी पे आ जाएं? कुछ भी नहीं हो रहा। हम अपने आप से तो कर कुछ नहीं रहे। सर आपने हुकूमत बनाने में किरदार अदा किया, लेकिन आपकी भी सुनवाई नहीं होती। मेरा सर हमारी सुनवाई की बात नहीं है। आपकी सुनवाई नहीं हो रही, जो 24 घंटे टीवी पे बैठ के तनकीद भी कर सकते हैं, तारीफ भी कर सकते हैं, आपकी कोई नहीं कर रहा। मैं तो वैसे ही हारा हुआ शख्स हूं, मेरे से किसी को क्या लेना देना। हसन मुर्तज़ा साहब, टीवी पे बैठे लोगों की कितनी सुनवाई होती है या कितनी उनको इजाज़त होती है, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आप भी हम में से ही हैं और हम आप से हैं, तो आप बड़े करीब से आप जानते हैं, अंदर से आप मुस्कुरा रहे हैं। तो कितनी हमारी सुनवाई हमारे कहने पे होनी है या कितनी नहीं होनी, लेकिन आप तो हुकूमत बनाने में, और जिस दिन पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया कि बंदे तो पुत्र ना बने तो साइड हो, तो फिर तो 5 मिनट नहीं लगेंगे ना। राणा साहब है तो ਤੁਹਾਡੀ ख्वाहिश है ना कि हुकूमत टूट जाए। नहीं मैं दस रहे पहले से ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲकुल ही बेड़ा गर्क कर देना। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਵੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਨਾਲ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਚਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। सर हेल्थ सिस्टम के ऊपर एक सवाल। एक मिनट यासर साहब वादा ना लाना मैं। अच्छा चले वादा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨੱਸ ਕੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਗੈਰ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਜੀ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਭਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। हसन मुर्तज़ा साहब, पंजाब का या पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम, पहले हमारी मरीम नवाज़ साहिबा ने केपी वालों को दावत दी कि वो आएँ और उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे ज़्यादातर केपी के मरीज़ हैं। हेल्थ सिस्टम हमारा किस हद तक तरक्की पजीर हो चुका है कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े? आप अगर इस मुल्क के अंदर कहीं पे कोई हेल्थ फैसिलिटीज का कह सकते हैं ना, तो वो सिर्फ सिंध है, जिसको रोज आप कहते हैं कि जी वहां पे गवर्नेंस कोई नहीं है, बेड़ा गर्क हो गया है, चोर है, डाकू है। अगर कोई हेल्थ सिस्टम है तो वो सिंध के अंदर है। यहाँ पे आप 8-10 लाख के कार्ड पे खुश हो रहे हैं कि हेल्थ कार्ड मिल गया है, वहां पे करोड़ रुपए का साइबर नाइफ का इलाज है। एक मरीज पे करोड़ रुपया खर्च होता है और बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर पंजाब के अंदर आपको 6-6 महीने बाईपास के लिए टाइम नहीं मिलता। वहां किसी NICVD में चले जाए, आपको एक 36 घंटे के अंदर आपकी ट्रीटमेंट होती है, आप घर आ जाते हैं, आपके टेस्ट होते हैं, आपकी एंजियोप्लास्टी होती है, एंजियोग्राफी होती है, बाईपास होता है, आप करवा सकते हैं। कोई अगर हेल्थ फैसिलिटीज है तो वो सिंध में, बाकी कोई नहीं है। अगर यहाँ इतनी अच्छी होती तो कोई भी ना बाहर जाके इलाज करवाता। यहाँ पे घर में जहाँ पे डॉक्टर भी वाकिफ हो, अच्छा सेटअप हो, यहाँ पे क्यों नहीं इलाज हो सकता था। तो आपकी हमारी वज़ीर आला भी बाहर इलाज कराने चले गई हैं, हमारे जो दिलों के वज़ीर आज़म हैं वो भी बाहर इलाज कराने चले गए हैं। तो पंजाब में इतनी देर हुकूमत भी इनकी रही हो, तो फिर भी यहाँ पे बेहतरीन सहूलतें भी हों, सारा कुछ, चले सिंध में चले जाते। इनको पाकिस्तान में अच्छा नहीं लगता या वैसे इनके इलाज होने ही वहीं पे? देखें, ये कोई भी नहीं संजीदा। ये राणा साहब, अगर आप KP में चले जाएं ना तो सबसे बुरे हालात है। वहां तो 10 साल से ईमानदारों की हुकूमत है ना, 15 साल से, बल्कि ये उनकी भी तीसरा टेन्योर जा रहा है ना।
वहां तो ईमानदार लोगों की, नेक लोगों की हुकूमत है। वहां पे आप हालात देख लें कि क्या है। मैंने जो सवाल पूछा मुझे उसका तो जवाब दे दे, वो तो है ही बड़े बुरे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तो मैंने पहले आपको अर्ज किया है कि उन्होंने तो खुद अपने सूबे पे के हेल्थ डिपार्टमेंट पे अदम एतमाद का इजहार करते हुए खुद बाहर से इलाज करवा रहे हैं। मैं आपको उससे के आगे की खबर दे रहा हूं कि यहाँ पे तो 1000 इल्जामात हैं, झूठे हैं सच्चे हैं, उनकी तो अदालतों में बाद में सुनवाई होगी तो पता चलेगा ना। वहां पे तो 15 साल से ईमानदार लोगों की हुकूमत है, और जो भट्टा वहां पे बैठा पड़ा है वो आपके सामने है। वहाँ की सूरत हाल भी आया है और यहाँ की सूरत हाल भी आया है, तो इसीलिए एक छोटा जुर्म करना ज़्यादा मुनासिब समझा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे इजाज़ुल हक साहब, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर देखा जाए तो टाइज़ जो है जो माजी करीब में बन रही थी, क्या वो टाइज़ अभी भी मजबूत हैं? यानी हुकूमती इत्तेहादियों की, हुकूमत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MKM या दीगर जो जमातें हैं, उनकी टाइज़ किस हद तक मजबूत हैं, या जो खामोशी इत्तेहादियों ने इख्तियार कर रखी है उसकी वजूहात क्या है? यानी हुकूमती वज़रा भी अब बोलते हुए दिखाई नहीं देते, ना सुनाई देते हैं, इत्तेहादी भी खामोश दिखाई दे रहे हैं। अपोजिशन अगर है तो अपोजिशन बोल रही है, और अगर रोज़ाना की बुनियाद पे बातें हैं तो सिर्फ उन्हीं की हैं। ये हुकूमती सतह के ऊपर इतना सकूत क्यों उतारी है? राना साहब, क्या वजह है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अब वो चेहरे के ऊपर जिप लगाए हुआ है, पीपल्स पार्टी भी नहीं बोल रही। क्या ये सारे काम जो जिप लगाए हुए हैं क्या है? आज तलाल चौधरी साहब ने कहा जी पार्लियामेंट को ये हक हासिल है कि सुप्रीम कोर्ट का नाम बदल सकते हैं। क्या रखते हैं उसका नाम? क्या रखते हैं? मेरे जहन में तो एक दो नाम है, मैं बोलूंगा तो फिर कुछ और बात निकलेगी। क्या छोड़ दें। क्या नाम रखते हैं? अगर पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल है कि वो सुप्रीम कोर्ट का नाम तब्दील कर सकते हैं, फिर उनका ये भी हासिल होगा कि वो पाकिस्तान का नाम भी तब्दील कर सकते होंगे। वो उनका ये भी हासिल होगा कि वो पाकिस्तान की हर चीज़ को तब्दील कर सकते होंगे, सवाए महंगाई को, सवाए अवाम के जो हाल है, हालात है उनको। इन दो चीज़ों को तब्दील करने के अलावा हर चीज़ वो तब्दील कर सकते हैं। आप कहते हैं मुंह में जिप लगी हुई है, किस तरह जिप लगी हुई है? आपके वजीर खजाना ने 2 दिन पहले क्या गया पता है ना आपको? उस तरह तो हमारे बाकी वज़रा भी बहुत कुछ कह गए। तो कह गए ना। आज जो एक कमेटी का इजलास था जिसमें कादर पटेल साहब की IG इस्लामाबाद से तलखी हुई, उसमें कादर पटेल साहब इत्तेहादी है ना इनके। तो ये सर ये पंजाब में भी इत्तेहादी हैं। मुमताज़ जहां उन्होंने कहा पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हम यहाँ पे चने बेचने नहीं है। भाई हैं तो साहब, वो जब अकेले बयान देते हैं तो ऐसा लगता है कि वो डायरेक्ट अपोजिशन है। जब वैसे प्रोग्राम में आते हैं तो शायद उन्हें हिदायत मिल जाती है हमारे भाई वो सारे। तो बाकी चीज़ों पे वो कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं स्मोक सबसे बड़ा इशू है, उस पर वो अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है, दुरुस्त बात है उनकी। लेकिन आप कहते हैं हुकूमत ज़ुबान बंद है। कौन कहता है ज़ुबान बंद है? ज़ुबान ही तो एक है जो चल रही है, और तो कुछ कुछ नहीं रहा। बयानात तो चल रहे हैं, बेइंतहा चल रहे हैं बयानात, हर चीज़ के बयान चल रहे हैं। चलें, जितने बयानात हैं उनका लुबे लबाब ज़रा जान लें। राना साहब, आपको लग रहा है कि हुकूमत बोल रही है तो हुकूमत के सारे इत्तेहादी भी बोल रहे हैं? आप मुझे एक बात बताएं, हुकूमत के पास बोलने के अलावा है क्या? क्या है मुझे बताएं ना। बहुत कुछ है। क्या है? मिनी बजट लाने का प्लान है। तो ये बोल के ही है ना। यह हुकूमत हमारे लिए आई है अल्लाह के फजल व करम से अपनी मर्जी की तरमीम करवाने, आवाम को जो है उसके स्मोक के हवाले करने, खुद जो है वो आउट ऑफ कंट्री जाके अपने इलाज कराने। बल्कि मैं इजाज़ुल साहब, आपको उधर दूध की नहरें, शहद की नहरें बह रही हैं? दूध की नहरें, शहद की नहरें तो कहीं भी नहीं बहती। ये तो सिर्फ आपको जाकर मिलेंगी जन्नत में। तो जिनेवा में भी नहीं मिलेगी। अब कौम तैयार हो जाए जन्नत में जाने के लिए। मैंने कहा जिनेवा में भी नहीं मिलेगी। हाँ, वहाँ शायद कहा जाता है कि वो ऐसी खूबसूरत जगह है कि वहां पर ऐसे हो सकता है। राना साहब ऐसा जवाब दिया सकूत तारी हो गया। मैं तो यही कहूंगा कि मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही। मुझे एक चीज की बता दें, चूंकि फिर यासर भाई सवाल ही करेंगे। मेरे सवाल तो आजकल लोग लेते ही नहीं। एजाज साहब, आप इत्तेहादी हैं हुकूमत के, आपने वोट दिया इन्हें, तो ये सारा कुछ आपने किया है, तरमीम से लेकर
गैर तरमीम, सब कुछ में आप उनके साथ हैं। तो ये समोग ये अवाम का अपनी ज़िंदगी की बाजी हारना और ये महंगाई का तूफ़ान आना, ये सारा कुछ होना, तो क्या वोट आपने इसलिए दिया था और आपका ज़मीन मुतमिन है? वोट इसलिए दिया था कि सिस्टम आगे की तरफ चले और कुछ बेहतरी लेकर आए मुल्क के अंदर। तो अभी कुछ बेहतरी आई है, लेकिन उतनी नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी, और तवज्जो जो है वो सही मैं समझता हूँ सिमत में नहीं है, और अभी भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, एक जद्दोजहद की और एक जहाद की ज़रूरत है। जो कुछ लोगों के साथ हो रहा है पंजाब में, लाहौर में, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, जिस किस्म की स्मॉग आई हुई है, ये वापस ले जाते हैं 1950s में, 52 में जो इंग्लैंड की हालत होती थी और उन मुल्कों की होती थी जहाँ पर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इस किस्म की स्मॉग पैदा करती थी। पाकिस्तान में ये होना और इसका अजाला ना करना, ये हर साल बढ़ती जा रही है, और अभी ये हाल है कि हजारों लोग जो है ना इसमें बीमार हो चुके हैं। अच्छा सर आप जो कह रहे हैं कि तवज्जो, जब आप कह रहे हैं कि तवज्जो सही समत में नहीं है, सर उसी समत की निशानदेही कर दें जिस तरफ तवज्जो है। देखिए, वो मैं क्या कह सकता हूँ कि तवज्जो है, मतलब कुछ माहौल रिलैक्स सा लग रहा है, कुछ ये इसमें तो आपको ना बैटल फटीक में होना चाहिए। आपको जिस किस्म की इकोनॉमी है, जिस किस्म के हालात हैं, जिस किस्म की दहशत गर्दी है, इससे मुकाबला करने के लिए आपको बैटल फटीक में होना चाहिए। आपको वो पहने होना चाहिए जो कि मतलब पहले तो वो पानी में उतरने के लिए जूते पहनते थे ना, वाटर प्रूफ जूते। अब भी है कि आपको जहाद के जूते पहनने पड़ेंगे, जो कि मतलब जहाद अगेंस्ट मतलब के जो क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं इसके खिलाफ करने के लिए। एजाज साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस पे सबको होना भी एक पेज पे चाहिए, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो होता है ना वो हुकूमत होती है। मुझे हुकूमत का कोई एक लीडर ऐसा बता दें जिसके बयान जो सख्त तरीन ना हो, जो मसालत की तरफ जा रहा हो। राना सनाउल्लाह साहब ने आज जो बयान दिए वो आपके सामने है। तलाल जो सब कहते हैं जी पार्लियामेंट को हक हासिल है, सुप्रीम कोर्ट का नाम भी तब्दील कर दें। यानी अवामी मसाइल पे या इकट्ठे होने पर या अदारों को बेहतर करने पर तो आपकी हुकूमत नहीं जा रही। तो आपने कहा कि कुछ बेहतरी हुई है, मैं वो कुछ बेहतरी जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा ढूंढ रहा हूँ 3, 4, 6, 7 माह से वो कुछ। देखिए, जहाँ मैं कुछ बेहतरी की बात कर रहा हूँ ना, ये कि उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन आपकी इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम हुई है। आपको IMF वाले थोड़े रजामंद हो गए हैं, उन्होंने हम कर्जा लेके खुश हो रहे हैं, हम कर्जा लेके खुश हो रहे हैं। नहीं, हम कर्जा लेके खुश हो रहे हैं ना। मैं कर्जा नहीं कह रहा, मैं चंदा कह रहा हूँ। कुछ चंदा आपको दे दिया उन्होंने। सर चंदा वापस नहीं होता, सर चंदा वापस नहीं होता, वो तो अल्लाह के नाम पे मिल जाता है, कर्जा वापस करना पड़ता है। सर जिस तरीके से हम कर रहे हैं हमें ही पता है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कर्जा वापस करने की हमें हिम्मत ही नहीं है। फिलहाल इसे चंदा समझ के इस्तेमाल करें, फिर आपका कुछ थोड़ा बहुत गुजारा हो जाएगा। अगर कर्जा समझ के किया तो कर्जे की मद में जो कुछ आपने वापस करना है वो तो अभी तक आपका सांस बंद हो जाना चाहिए था उससे। नहीं तो हमें पता है जी, सांस तो बंद ही है। तो इसमें अब कोशिश सबकी होनी चाहिए। देखें, मैं जो बात करता हूँ लोगों को पसंद नहीं आती, वो शायद आपको भी पसंद ना आए। नहीं, हमें तो आप की बातें पसंद आती थी, आप करनी छोड़ गए। नहीं, मैं तो अभी भी ये बातें कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि अभी भी ये दहशतगर्दी से लड़ना हर मसले के लिए, पाकिस्तान में अमन और अमान कायम करने के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, लेकिन अगर इस पे भी ये कौम और पार्लियामेंट एक पेज पे नहीं आ सकती तो मैं समझता हूँ ये शर्म से डूबने की बात है। लेकिन सर आपने जब अभी बात की है कि सर हमें इसे चंदा समझ के ही खाना चाहिए या इस्तेमाल करना चाहिए, तो सर ये फिर मिनी बजट किस चक्कर में आ रहा है? मिनी बजट तो आएंगे ना आपको। मिनी बजट तो वो बजट है जिससे हुकूमत ने अपने आप को चलाने के लिए अपनी जेबों में पैसा डालना है, आवाम की जेबों से निकालना है। मिनी बजट आपका आएगा गैस की मद में, बिजली की मद में, पेट्रोल की मद में, वो चीज़ें जिस पे हुकूमत को एक्सेस है कि आपकी जेब में हाथ डाल के पैसे निकाल सके और हुकूमत को चला सके, उसको कहते हैं मिनी बजट। और मिनी बजट हुकूमत ने क्या लेकर आना है? अभी तक ये अपनी टैक्स नेट को ब्रॉडन नहीं कर सके। इनको मालूम नहीं है कि किस तरह से लोगों को इसके अंदर प्यार से शामिल करना है ताकि वो खुद चाहें
कि यार हाँ ये हुकूमत हमें सहूलतें दे रही है, हम इनको टैक्स दें। आप बाहर जाके देख लें, बरतानिया में देख लें, दीगर मुल्कों में देख लें, टैक्स वो लेते हैं अमीरों से बहुत ज्यादा, लेकिन वो गरीबों की फिर सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं। यहाँ गरीब को गरीब नहीं रहने दिया, अमीर जो है वो अमीर तरीन हो गए, और अमीर तरीन जो हो गए वो मुल्क से बाहर चले गए, वो मुल्क में रहती नहीं है। अच्छा मुझे बताइएगा, मरियम साहबा की तो चलो तबीयत ठीक नहीं है, वो इलाज के लिए बाहर चलेगी। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी अपने एक दोस्त की के मिलने गए और बाकी जगह, ये वज़ीर माहौलियात क्यों चले गई हैं भाई? वो तो देखे ना, उन्होंने वज़ीर माहौलियात जो पंजाब की हैं वो उनका माहौल जो है वो मतलब एक किस्म की कह लें कि उनके बगैर गुजारा नहीं है, और वो साथ साथ रहना उनका ज़रूरी है। साथ साथ रहना ज़रूरी है, इसी वजह से वो बाहर गई हैं। सर मैं माजरत चाहता हूँ, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया एजाज़ुल हक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने की मुझे, और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।